नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी, भूगोल व्याख्याता, आपका मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विश्व भौतिक भूगोल की विशेषताएं पढ़ रहे थे और उस भौतिक भूगोल की विशेषताओं के अंतर्गत जो छठी श्रृंखला है, उस छठी श्रृंखला के अंतर्गत हम एशिया तथा यूरोप की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ में कोट भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, व्यक्ति को अभ्यास ही ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाता है। आप इस मैप की श्रृंखला के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एटलस का प्रयोग करें। जितनी ज़्यादा एटलस देखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मैपिंग होगी और मैपिंग के साथ साथ में आपका करंट अफेयर भी होगा। तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जो विश्व की प्रमुख नदियों के अंतर्गत भी हम एशिया और अपने यूरोप की प्रमुख नदियाँ देखते हैं। अब हम ये देखें कि जो विश्व का अफवाह तंत्र है, अब इस अफवाह तंत्र है तो इसमें सबसे पहले अफवाह किसे कहा जाता है? अफवाह ये कोई झूठी मूठी बात फैलने वाली अफवाह नहीं है। ये नदी भी कह सकते हैं। एक किसी निश्चित मार्ग पर, क्या मतलब है? एक निश्चित मार्ग पर जो जल का प्रवाह है उसे अपन अफवाह कहते हैं। और जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र के अंतर्गत यदि जैसे ये एक नदी है और इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसकी बहुत सारी मुख्य नदी के अंतर्गत रिवर है। तो यदि इस पूरे सिस्टम को देखा जाए, जो नदी और उसकी नदी की जो सहायक नदियां हैं, इनको अपन अफवाह तंत्र कहते हैं। एक अक्सर आता है अपने जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन। जैसे जब नदी वर्षा तथा हिमनद का जल प्राप्त करती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब नदी वर्षा का और हिमनद का जल प्राप्त करती है तो उसे जल ग्रहण या बेसिन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। इसे जल ग्रहण द्रोणी भी कहा जाता है। ये सारे अपन को जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो नाम हैं। अफवाह किसे कहा? इसका मतलब निश्चित मार्ग पर जो जल का प्रवाह है। अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। और जब नदी वर्षा और हिमनद का जल प्राप्त करती है तब उसे जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन कहा जाता है। अब हम जो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस डिस्कस के अंतर्गत हम एशिया और यूरोप की नदियों के बारे में देखेंगे। अब यदि हम एशिया की बात करें तो जो एशिया जिसके अंतर्गत अपन रह भी रहे हैं, ये यहाँ से जो ओब नदी है यहीं पर एक आया हुआ है यूराल पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। और इसी यूराल पर्वत से ये अपने यहाँ से होते हुए कैस्पियन सागर, ये जो वोल्गा नदी गिर रही है, कैस्पियन सागर, और इधर काला सागर, और इधर अपने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो इधर वाला जो हिस्सा है, ये सारा सारा क्या कॉन्टिनेंट कहलाता है? एशिया के अंतर्गत आता है। ये अपन को ध्यान रखना है। और एशिया के अंतर्गत भी ये जो अपना रूस है, वो रूस का अधिकांश हिस्सा एशिया के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा जो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो हम एशिया के बारे में देखेंगे और इसके बाद में जो अफ्रीका के ऊपर की ओर ये वाला जो हिस्सा है यूरोप है। तो एशिया और यूरोप की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये एक संपूर्ण डायग्राम के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एशिया की प्रमुख नदी है उसके अंतर्गत आया हुआ है यांगटी शीकियांग। ये एक चाइना की बहुत ही सबसे अपन कह सकते हैं चाइना की क्या एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी शीकियांग। ये इधर की कुनलुन पर्वत श्रेणी है और उस कुनलुन पर्वत श्रेणी से इधर यहाँ से ये देखिए ये यांगटी शीकियांग जाती है और यहाँ से जाकर के ये अपने पूर्वी चीन सागर भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसे कुछ येलो सागर का भी भाग, इसी के अलग अलग नाम आते हैं। और यहीं पर चाइना का जो सबसे एक फेमस शहर भी है वो इसी के किनारे पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी, अपन को ये तो ध्यान रखना है कि सबसे लंबी कोई से भी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हो तो उनको ध्यान रखना है। और किस नदी के किनारे कौन से शहर है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और ये पूर्वी चीन सागर के अंतर्गत गिरती है। हमने जो सारी चीज़ें लिख रखी है
वो कीवर्ड्स के द्वारा लिख रखी है, होता है, आती है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं लिख रखी, जिससे आपको पढ़ने में भी सुविधा रहती है और कम समय के अंतर्गत अच्छी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट आती है, ये भी इधर चीन के अंतर्गत आ जाती है, पीली नदी, और एशिया के अंतर्गत आती है। ये देखिए, जिसे हांगवू नदी भी कहा जाता है, ये पीली नदी ये भी कुनलुन पर्वत श्रेणी से होकर के और यहाँ जाते हुए इसके अंतर्गत लोइश जो मिट्टी पीली है और उस पीली के साथ साथ में ये जाकर के यहाँ पर गिरती है और उसके कारण ये सागर है, वो सागर के अंतर्गत भी पीलापन आ जाता है। इसी कारण इसे पीली नदी या हांगवू नदी भी कहा जाता है। ये नदी अपना सबसे ज़्यादा मार्ग को परिवर्तन करती है और बाढ़ लाने का कारण है, इसीलिए इसे चीन का शौक कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है, चीन का शौक किसे कहा जाता है? तो पीली नदी तथा हांगवू नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एशिया के अंतर्गत आमूर नदी। ये जो आमूर नदी है, ये जो चीन और जो रूस है इसकी सीमा पर आई हुई है। ऊपर की ओर जो रसिया है और इस रसिया को साइबेरिया कहा जाता है और यहाँ पर जाकर के ये ओखोटस्क सागर है, ठीक ना। हालांकि ये प्रशांत महासागर के सारे भाग हैं, परंतु ये उत्तरी जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत या ओखोटस्क सागर है, यहीं पर इसको नाम दिया हुआ है, ओखोटस्क सागर है और ये चीन और रूस की सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखिए मेकांग। मेकांग यदि अपन देखें, जो अपने पूर्वोत्तर के देश हैं, आसियान देश है, आसियान देशों की सबसे लंबी नदी है। ये लाओस, थाईलैंड, वियतनाम इनमें से होकर के गुजरती है तथा मेकांग को अपने जो पूर्वोत्तरों की इनकी गंगा भी कहा जाता है। और ये भी मेकांग की खाड़ी या अपने दक्षिणी चीन सागर, इसे क्या कहा जाता है, इधर आकर के यहाँ होकर के ये इधर गिरती है, ये अपने दक्षिणी चीन सागर के अंतर्गत गिर रही है। नेक्स्ट आती है इरावदी और शाल्विन नदी। ये इरावदी, ये दोनों ही अपने म्यांमार की नदियाँ हैं और इरावदी जो पूर्ण लगभग अपने म्यांमार के अंतर्गत ही बह रही है और यहीं पर आई हुई है इरावदी नदी, इधर म्यांमार वाला एरिया आ गया और यहाँ पर जो आगे अंडमान सागर या इसे यहाँ पर दिया हुआ मर्दमान की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। तो आपको इनके जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमने यांगटिक सीख गया, सबसे लंबी नदी पीली नदी जिसे हांगवू नदी भी कहा जाता है और चीन का शौक भी कहा जाता है। ये चीन और रूस की जो सीमा बनाती है वो आमूर और मेकांग है। मेकांग आसियान देशों की सबसे लंबी नदी है। इरावदी ये म्यांमार से संबंधित है। नेक्स्ट यदि अपन एशिया के अंतर्गत देखें तो हमने तीनों को एक साथ में ले लिया है, लीना, ओब और येनेशी। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एशिया की सीमा बनाने का काम भी कर रही है, ओब। अब ये जो ओब है और येनेशी है और अपने लीना है जो अपने बैकाल झील से निकलती है, ये तीनों नदियां अक्सर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, ये उत्तर की ओर जाती है और अपने आर्कटिक सागर के अंतर्गत गिरती है, चाहे लीना हो, चाहे येनेशी हो, चाहे ओबेशी हो। अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर नहीं गिरती है। उसके अंतर्गत लीना, येनेशी और ओबे के साथ में कोई सा भी, जैसे मेकांग वगैरह नाम साथ में दे सकते हैं, तो अपन को ध्यान रखना, फिर मेकांग हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत एशिया के अंतर्गत देखिए दजला और फरात, इसे जिसे टिग्रिश और यूफ्रेटस भी कहा जाता है, टिग्रिश और यूफ्रेटस भी। जहां ये देखिए इधर फारस की खाड़ी आई हुई है, इधर आती है दजला, ये इधर देखिए फरात और फरात के इधर आई हुई है ये दजला। और यहीं पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो इन दजला और फरात नदियां हैं उनके मध्य थी। और ये अपने तुर्की है, जो टर्की है, कुछ इस टर्की का पोर्शन एशिया के अंतर्गत है और कुछ पोर्शन इसका टर्की भी सीमा पर आया हुआ है, कुछ यूरोप के अंतर्गत आया हुआ है। यहाँ से टोरस पर्वत से ये होकर के दजला और जो फरात नदियाँ हैं आकर के इस फ्रास की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट अपन इसके अंतर्गत वैसे भारत की नदियों को, जो सिंधु वगैरह है, इनको जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, उनको जो भारत की नदी तंत्र है वहाँ पर अपन देखेंगे। हालांकि सिंधु को अपन देखते हैं, ये कैलाश पर्वत से निकलती है। यदि आप इसको देखोगे, ये भारत इधर के
यहीं पर आया हुआ कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से यहीं पर एक बोखरचू दर्रा है, और उस बोखरचू दर्रा से होकर के ये कराची के पास में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। फिर नेक्स्ट जैसे माही नदी है। माही नदी को हमने यहाँ पर इसलिए देखा है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और भारत के जो मध्य में से यहाँ पर आप देखोगे कर्क रेखा गुजर रही है। इस कर्क रेखा को ये गुजरात से यहाँ से होते हुए राजस्थान के डूंगरपुर के अंतर्गत प्रवेश करते हुए फिर यह अपने वापस इसी स्टेट के अंतर्गत आ जाती है, और इस कर्क रेखा इसको 2 बार काटने का काम करती है। इसी प्रकार से आप जब देखोगे कांगो नदी है, कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और यहीं पर एक नीचे लिम्पोपो नदी आएगी, वो मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो इन तीनों नदियों के बारे में स्पेशली अपन को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूरोप की प्रमुख नदियां। यूरोप की प्रमुख नदियों को अपन बिल्कुल एक इजी से डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास इस प्रकार से करेंगे, यदि हम इसको देखें तो हमें थोड़ा इसका पॉलिटिकल मैप भी पता होना चाहिए। जैसे इधर पुर्तगाल डायग्राम और एक इजी डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये इधर फ्रांस आया हुआ है, पुर्तगाल और जैसे जो फ्रांस आया हुआ है। अब इस फ्रांस में से एक जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? सिन नदी है। हालांकि इससे पहले हम इनको भी देख सकते हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है कि पेरिस है जो इस सिन नदी के किनारे आया हुआ है। ये इधर इंग्लिश चैनल आया हुआ है, ये उधर उत्तरी सागर आया हुआ है, और उत्तरी सागर के जस्ट ऊपर पोलैंड की साइड में बाल्टिक सागर आया हुआ है। इसको आप अच्छे से मैप के अंतर्गत देखोगे तो यही चीज़ें आपको नजर आएगी। चलो इन नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विस्तुला नदी। अब विस्तुला नदी के बारे में देखेंगे, जो इधर इटली वाला पोर्शन था, यहीं पर एक कार्पेथियन पर्वत था, और इस कार्पेथियन पर्वत से जो पोलैंड के अंतर्गत से इसका उद्गम होता है, ये पोलैंड की प्रमुख नदी है, और ये जो यहाँ का वार्सा है वो भी इसी के किनारे आया हुआ है, और ये बाल्टिक सागर के अंतर्गत जाकर के गिरती है। एक तो उद्गम इसका ध्यान रखना है, उद्गम इसका कार्पेथियन पर्वत है, वार्सा इसके किनारे स्थित है, और बाल्टिक सागर के अंतर्गत गिरती है। अब देखिए अपन ने इस मैप के अंतर्गत ये पोलैंड है और पोलैंड और जर्मनी है, इन दोनों की सीमा पर एक नदी अपन ने बनाई है, ओडर नदी है बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? ओडर नदी। और ये ओडर नदी भी जाकर के कहाँ गिर रही है? बाल्टिक सागर के अंतर्गत गिर जाती है। देखिए ओडर नदी ये पोलैंड व जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने बाल्टिक सागर के अंतर्गत गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए एल्ब नदी। एल्ब नदी का सीधा से यही दिखाई दे रहा है, ये अपने जर्मनी के अंतर्गत दिखाई दे रही है। ये जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है वो इसी के किनारे आया हुआ है, और ये जाकर के उत्तरी सागर के अंतर्गत गिरती है। और ये प्रमुख नगर अपने जर्मनी का हैम्बर्ग है, वो भी इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए राइन नदी। अब राइन और जो एल्ब है इसके मध्य एक नदी और भी है, इस नदी का नाम क्या है? बेशर नदी है। तो ये भी जर्मनी के अंतर्गत आई हुई है, राइन नदी। राइन नदी इसे जर्मनी की जीवन रेखा कहा जाता है, और ये सबसे व्यस्ततम नदी है। कैसी नदी है? सबसे व्यस्ततम नदी है। और ये देखिए जर्मनी की जीवन रेखा, और यहीं पर औद्योगिक नगर आए हुए हैं, और ये दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर की दिशा में बहते हुए उत्तरी सागर के अंतर्गत गिरती है, और इसी के किनारे यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी आया हुआ है। उसको भी याद रखना है, जो रोटरडम बंदरगाह है वो इस राइन नदी के किनारे पर आया हुआ है। तो अपन ने सिन नदी देख ली, फ्रांस के अंतर्गत आई हुई है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। राइन नदी है जो उत्तरी सागर के अंतर्गत गिरती है, और सबसे व्यस्ततम और इसी के किनारे आया हुआ है रोटरडम बंदरगाह आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यूरोप की, यदि अपन नेक्स्ट नदी के बारे में देखें, सिन नदी के बारे में हमने वैसे डिस्कस भी कर लिया है। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इसी के किनारे आया हुआ है, और इंग्लिश चैनल के अंतर्गत गिरती है। तो आपको ये मैप के अंतर्गत लोकेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, कि जैसे ये पुर्तगाल है, फिर अपने स्पेन आ गया, स्पेन के बाद में पुर्तगाल, ये तो अपना पुर्तगाल है, ये यहीं पर आया हुआ है, स्पेन आया हुआ है, स्पेन के बाद में ये फ्रांस आया हुआ है, फ्रांस के बाद में ये जर्मनी आया हुआ है, और जर्मनी के आप इस साइड में देखोगे तो स्विट्जरलैंड आया हुआ है, और इधर आप देखोगे तो ये आया हुआ अपना इटली।
अब नेक्स्ट नदी का नाम है डैन्यूब। डैन्यूब के अंतर्गत देखोगे तो अपन ने देखा ये आया हुआ है अपने पुर्तगाल, ये स्पेन, ये फ्रांस, ये जर्मनी। अब ये जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से होते हुए ब्लैक फॉरेस्ट ये कई अलग अलग देशों से होकर के गुजरती है और यहाँ की जो यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों के अंतर्गत आती है और यहाँ जाकर के ये काला सागर के अंतर्गत गिरती है। अब इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया की राजधानी आप देखोगे जो वियना है, यूगोस्लाविया का बेलग्रेड है, हंगरी का बुडापेस्ट है और रोमानिया का बुखारेस्ट है। यूरोप के आंतरिक जल मार्गों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। ये सेकेंड यूरोप की जो अपन लार्जेस्ट लंबी नदी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम नेक्स्ट नदियों के जो वोल्गा तथा यूराल नदियाँ बची हुई है। अब हम यदि यूराल नदी के बारे में बात करें, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर एक वल्ताई पर्वत आया हुआ है और इस वल्ताई पर्वत से निकल करके ये सबसे लंबी नदी यूरोप की है और जाकर के कैस्पियन सागर के अंतर्गत गिरती है और ये यूरोप और जो एशिया है उसकी प्राकृतिक सीमा बनाने का भी काम करती है। नेक्स्ट देखिए वोल्गा नदी। हाँ सॉरी, ये दोनों वैसे यूरोप और इसकी सीमा बनाने का काम कर रही है। यूराल तो जो यूराल पर्वत से निकलती है और जो वोल्गा नदी है वो अल्ताई पर्वत से आकर के कैस्पियन सागर के अंतर्गत गिरती है। दोनों ही अपने कैस्पियन सागर के अंतर्गत ही गिर रही है। यूराल तो यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है, वोल्गा भी यूरोप की इसकी एक तरह की प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है और कैस्पियन सागर के अंतर्गत दोनों नदियाँ गिरती है। तो हमने ये नदी तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे मैप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो के अंतर्गत हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एक पर्शियन बैंक भी रखा है। पर्शियन बैंक के अंतर्गत आप इसको देखना, यदि ये 5 क्वेश्चन दिए हैं और 5 में से यदि आप 3 क्वेश्चन सही से दे पा रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति के अंतर्गत हैं। दजला और फ्रात नदियाँ अपना पानी कहाँ उड़ेलती है, तो हम इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या जाएगा, दजला और फ्रात होगा फारस की खाड़ी के अंतर्गत अपना पानी उड़ेलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की जो यदि सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वह है वोल्गा है। अब बात आती है सबसे लंबी नदी तो गई, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो वोल्गा नदी गिरती है अपने कैस्पियन सागर के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट है हांगवो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, तो ये किस में गिरती है, तो ध्यान रखना है अपने पीला सागर के अंतर्गत गिरती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो व्यापारिक नदी कौन सी है इनकी, राइन नदी है जो जर्मनी के अंतर्गत बहती है और इसी के किनारे रोटरडम बंदरगाह आया हुआ है। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो अपने अफ्रीका, अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उनकी नदियों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।